नमस्कार, आप अखाड़ा देख रहे हैं। आज से आचार संहिता लागू हो गई है मतदान से पहले। अच्छा, चुनाव आयोग ने पूरा काम कर लिया है। उन्होंने क्या क्या किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मतदान से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर पर रोक रहेगा। ईवीएम में इस बार उम्मीदवारों की तस्वीरें होगी। सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन होगी। यानी विपक्ष का जो ये रोना था कि ईवीएम मशीनें खराब हैं, कोई हैक कर सकता है, अब ये कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 वोट पड़ेंगे तो 100 पर्ची भी रहेगी जिसे आप गिन सकेंगे बाद में, अगर जब भी आप चैलेंज करेंगे। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होगी। चुनाव प्रक्रिया को वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, यानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी होगी और वीडियोग्राफी होगी। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के लिए एक ऐप जारी किया है। शिकायत के 100 मिनट के भीतर कार्रवाई हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है, जिस पर आप टेलीफोन के जरिए या कैसे भी शिकायत दर्ज करा देंगे। सभी उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा। इस बार 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 90 करोड़ मतदाता इस बार वोट देंगे। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। मतदान की तारीख क्या क्या है वो भी आप एक बार सुनिए। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये अप्रैल में होंगे। अब चलिए मई में आ जाते हैं। 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा और इसके साथ 23 मई को मतगणना होगी। पिछले बार 16 मई को मतगणना हुई थी, इस बार 23 मई को मतगणना होगी। तो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आज से ही आदर्श आचार संहिता लग गई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, कुछ राजनीतिक दलों से हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनसे भी पूछेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो जिसका इंतजार पूरे राजनीतिक दलों का था, देश की जनता को था, आखिरकार वो तारीख आ गई है। यानी कब आपको चुनाव डालना है वो बता दिया गया है। इस बार थोड़ा छोटा किया गया है। पिछली बार 9 चरण थे, इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में हर चरण में मतदान होना है, चूंकि 8 से शुरू होकर 13 यानी 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि इस दौरान आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या क्या करना होगा और राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है। राकेश त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राकेश जी, आपका स्वागत। विवेक साइलस है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र भोनवाल हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। इनकी यहां पर रोल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये बताएंगे कि आदर्श आचार संहिता में किस तरह से राजनीतिक दल और आम जनता और मीडिया काम करेगी, ये इनसे पूछेंगे। अंकित परियार है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका अंकित जी बहुत स्वागत। शिवशरण गहरवार जी है, आपका भी बहुत स्वागत। शिवशरण वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ विशेष तौर पर आमंत्रित है मनीष हिंदवी जी। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, चुनाव की तारीख आ गई है, खुश है या थोड़ा नर्वस है? चूंकि परीक्षार्थी जब पूरी तैयारी कर लेता है, जब चुनाव की तारीख या एग्जाम की तारीख आ जाती है तो थोड़ा बहुत नर्वस भी होता है। नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये एक पर्व की तरह होता है, उत्सव के लिए होता है और इस उत्सव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि हमें इस बात का इंतजार था कि बार बार जो उपचुनावों की टीस रह गई है उसको कैसे हम जल्द से जल्द निपटाएं। जब आम चुनाव आएगा, और हमें पूरा भरोसा था कि आम चुनाव में 2014 में जैसा परफॉर्मेंस हमारा था, 2017 में जैसी परफॉर्मेंस हमारा था, हम उसा ही परफॉर्मेंस 2019 के आम चुनाव में लेकर के आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब जल्द रणभेरी की दुंदुभी बजे और भाजपा कार्यकर्ता अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार होकर के जनता के बीच में जाए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सभी समाज, सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार के विकास के कार्य किए हैं, और विशेष करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों ने मिलकर के जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान के लिए काम किए हैं, उन काम को हम जनता के बीच में बता करके और जनता से आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए। कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। हम बूथ बूथ पर पहले से ही बूथों की समितियां बना करके उनके साथ संवाद करके, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके बूथ अध्यक्ष का संवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चुनाव की तैयारियों में अब तक हो चुका है। किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं किया है। चलिए, और यही कारण दूसरे है राजनीतिक कि दल से चुनाव पूछ परिणाम लेते हैं आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोष लगाते हैं।
हाँ ठीक है, अंकित परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, वो नर्वस नहीं है, चूंकि पूरी तैयारी है, उन्होंने 5 साल बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए वो नर्वस नहीं है। अंकित, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय त्रिपाठी जी को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा 2014 की और 2017 की बात की, लेकिन बड़ी सफाई के साथ 2018 को गोल कर गए। 2018 को भी उनको याद रखना पड़ेगा। 2018 में उपचुनाव के हालात क्या थे वो भी उनको अपने दिमाग में रखने होंगे, और 2018 में हिंदुस्तान के अंदर जो एक बड़े बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उनके दल का क्या हाल हुआ वो भी उनको स्मरण में रखना होगा, और उसको ध्यान में रख के ही आप आगे देखिएगा कि 2019 में जनता का जो मूड है उसका एक छोटा सा उदाहरण पिछले विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिल गया है, और उसका एक बड़ा उदाहरण आपको 2019 में देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बड़ी तैयारियों की बात कर रहे हैं, आप बूथ की बात कर रहे हैं, आप चुनाव की तैयारियां उस परीक्षार्थी की तरह कर रहे हैं जो चुनाव सर पे देखकर और परीक्षा के लिए कुंजी का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के उस संगठन का हिस्सा हूं जो संगठन अनवरत रूप से अभ्यास करता रहता है, उस परीक्षार्थी की तरह अभ्यास करता रहता मतलब है। आपको कुंजी की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें कोई कुंजी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंजी हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने का अपना सपना देखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग अनवरत रूप से जनता के बीच में अपना अभ्यास करके चुनाव में सफलता प्राप्त करने की विचारधारा पे काम करते हैं, और उसी सिद्धांत के अनुसार हम लोग काम करते हुए अगले आने वाले चुनाव की तारीख आ गई। अंकित परिहार, जरा ये बता दीजिए कि आपको विवेक साइलस से प्यार है क्या? चूंकि अमेठी में तो आप ये कह के चले आए, और विवेक साइलस की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि आपका गठबंधन है। अब तो चुनाव की डेट आ गई, जनता कंफ्यूज है, मतलब इन्हें वोट दे आपको वोट दे, आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं, इनकी बात का खंडन कर रहे हैं, विवेक साइलस जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का। नहीं, हम हमारी खंडन, और ये तो प्यार कह रहे हैं, अमेठी में जाके बोले कि प्यार है। नहीं, बिल्कुल देखिए, प्यार आप ही ने बोला। प्यार और इकरार की बात जहां तक है तो मैं एक बात कह सकता हूं इस पे कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हम लोग इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता और संप्रभुता की एक जो भावना है, जो सद्भावना की भावना है, सांप्रदायिक एकता की भावना है, उस भावना पे काम करने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा एक है। हमारा जवाब नहीं आ रहा है, विचारधारा एक है। हमारी विचारधारा, यानी हमारी विचारधारा एक है। या राकेश जी, यानी आपको 2 लोगों के साथ लड़ना होगा, ये अभी भी क्लियर नहीं बता रहे, एग्जाम की तारीख आ गई है। यानी एक मोदी और मोदी के खिलाफ और मोदी के समर्थन में। नहीं, देखिए, मोदी और उसकी बात नहीं, राहुल जी, एक बात स्पष्ट है, बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को कोई वोट करे, समाजवादी पार्टी को कोई वोट करे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करे, आरएलडी को वोट करे या किसी अन्य को वोट करे, ये सारे वोट कुल मिलाकर के चुनाव परिणाम के बाद एकजुट हो जाने हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि ना सपा सरकार बना सकती है अकेले दम पे, ना बसपा सरकार बना सकती है अपने दम पे, ना आरएलडी सरकार बना सकती है, ना कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये सारे लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने एक तरफ खड़ी है, एक तरफ जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष जुटा हुआ है कि कैसे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। कैसे रोका जाए? ठीक है, आ रहे हैं हमारे, एक मिनट अंकित परिहार, करे ना करे, एक ही मानकर चल रहे हैं, और इसीलिए हर बूथ पर 50% वोट कैसे पाए। राकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ नीरज पांडे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जरा हमारे दर्शकों को बताइए 2014 से ये 2019 का इलेक्शन कितना अलग होगा और कितने नए वोटर जुड़े हुए हैं, और मतदान की प्रक्रिया तो इस बार बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। वीडियोग्राफी भी होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी होगी, और 100 मिनट के भीतर कार्रवाई भी हो जाएगी अगर आप शिकायत करेंगे तो। जी बिल्कुल राहुल, कई अहम इसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं, सेंट्रल फोर्सेस, दूसरे जो पैरामिलिट्रिक फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया। पहली बार सीसीटीवी फुटेज ऑब्जर्व की जाएगी, सीसीटीवी से सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वीडियोग्राफी तो पहले भी होती थी, लेकिन इस बार वीडियोग्राफी के साथ साथ अगर कहीं कोई आपत्ति पाई गई तो 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होने की बात कही गई है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चाक चौबंद की गई। पहली बार वीवीपैट की भी उन्होंने कहा कि वीवीपैट का भी हम इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां सेंसिटिव होंगे वहां वीवीपैट भी इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एक सबसे अहम रहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को टाल दिया गया है। विधानसभा चुनाव को सुरक्षा के दृष्टिगत मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवल अभी वहां लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन तीनों राज्यों की गंभीरता को देखते हुए 7 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई है, और प्रत्येक जो चुनाव का गैप है, डेट की तिथियों का गैप है, 4 से 8 दिन के बीच में रखा गया है। यानी कि
मिनिमम 4 दिन का गैप है और मैक्सिमम 7 दिन का गैप है। तो 4 से 7 8 दिन का गैप रखा गया और जो अधिकतम है 9, 14, 13 इन मतलब अधिकतम सीट 14 सीटों पर एक फेज में चुनाव। तो 7 चरण में उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी ही गंभीरता के साथ काम किया है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन कराया। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त अगर सुनील अरोड़ा की बात करें तो सुनील अरोड़ा का साफ कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात हुई है। अब एक जरूर बात यहाँ पे कहूंगा, मैंने भी सवाल भी किया था और उस पर जवाब शायद नहीं दे पाए वो सुनील अरोड़ा भीड़ भाड़ बोली कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर उत्तर प्रदेश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू से ये ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम ईवीएम को लेकर किसी तरह से हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हम उत्तर प्रदेश गए थे तो उत्तर प्रदेश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने बैठ के बात की थी और साफ तौर पे कहा था ईवीएम में किसी को आपत्ति नहीं। यदि किसी को लगता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हो सकती है, वो साबित करके बल्कि बाकायदा उन्होंने सभी कार्यालय के बाहर, नीरज, सभी कार्यालय के बाहर, चाहे कांग्रेस का दफ्तर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो या विक्रमादित्य मार्ग यानी समाजवादी पार्टी का दफ्तर हो, उन्होंने सबके बाहर कैंप लगाया और बाकायदा दिखाया डेमो और ये भी बताया कैसे वीवीपैट काम करेगा, सारी जानकारी दी। हमारे साथ विवेक साइलस जी भी है। विवेक साइलस जी, आपकी पूरी तैयारी है? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि राकेश भाई का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन राकेश भाई को मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि अब 2014 में जैसे आपने झूठ, छल और प्रपंच और झूठे वादे करके जो आप आए थे वो अब नहीं चलने वाला है। अगर आपने कहा कि राकेश जी ने कहा हम नर्वस नहीं है। अगर आप नर्वस नहीं है तो आपने 40 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो ये इसकी जरूरत क्या पड़ती। और तो और शिवसेना, जिन्होंने खुद राकेश जी आपके लिए और प्रधानमंत्री के लिए लिख दिया था अपनी पत्रिका में सामना में कि प्रधानमंत्री चोर है, उसके बाद भी आपने उनसे जाके गठबंधन किया। ये दिखा रहा है कि आप कितने नर्वस हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आम समस्या की बात है, आप बेरोजगारी को देख लीजिए। आपने रोजगार देने के लिए बात की थी, आज 45 साल। चलिए पहले राउंड में है, बात कर लेंगे इस पे। हमारे साथ भोनवाल साहब भी हैं, राजेंद्र भोनवाल जी, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। उनसे जरा समझेंगे संक्षेप में कि सर अब चुनावों की तारीख तो आ गई है, अब सबसे जो बड़ा बॉस होगा वो चुनाव आयोग होगा, वही तय करेगा कि कैसे काम करना है। जरा बताइए इसमें पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या करना होता है और जो कैंडिडेट हैं उन्हें संक्षेप में सर। नहीं, देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कैंडिडेट हैं उनकी जिम्मेदारी तो बेसिकली है कि जो आचार संहिता है उसका ईमानदारी के साथ में और सख्ती के साथ में पालन किया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन को फेयर और वो बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग तो पूरी तैयारी करता ही है, लेकिन साथ में जो आचार संहिता है उसका भी ठीक से पालन हो। तो इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या जो हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे उनका एक रोल है। यदि वो सहयोग करते हैं तो एक अच्छे से पालन हो जाता है और इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी स्मूथली चलती है, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो इस रूप में ये जो दूसरा जो आचार संहिता के अलावा दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है जो चुनाव खर्चा का एक सीमा है, कितना खर्चा किया जाएगा उसका पालन करते रहना और उसका जो अकाउंट्स देना है, जैसे शायद आज बताया था कि उस प्रक्रिया में 3 बार अकाउंट देना है। बिल्कुल, तो वो टाइम से दे दें, समय से दे दें और ठीक से दे दें। तो ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की और कैंडिडेट, ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होगी। मनीष सिंघवी और शिव सरन से जानेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या है और इस बार का किसका पड़ला किसका भारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। भारत समाचार पर हुकूमत 2019 देखते रहिए। बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का 7 चरणों में चुनाव होना है। मतदान की तारीख जल्दी जल्दी दर्शकों को एक बार बता दें, 11, 18, 23 और 29 ये अप्रैल है और मई में आ जाइए। 6, 12, 19 को होगा मई में मतदान और 23 को मतगणना होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी बीजेपी की तरफ से, अंकित जी कांग्रेस की तरफ से, विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजेंद्र भोनवाल जी पूर्व चुनाव आयुक्त है उत्तर प्रदेश के वो, और शिव सरन गहरवार वरिष्ठ पत्रकार है, और मनीष सिंघवी जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव सरन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा 2019 के इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस और महागठबंधन, सपा उसी में आ गई, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं।
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे समझ से आज पूरा हो गया है। जो विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि वीवीपैट या मशीन ईवीएम से वो नहीं मतदान होना चाहिए और तो समझ लीजिए एक प्रकार से बैलेट पेपर से ही हो रहा है। हाँ, बैलेट कि पेपर जब आप की 100 मांग मत कर डाल रहे रहे थे, 100 मतों की पर्ची मिल रही तो बैलेट हाँ, पेपर ही मान लीजिए। वो हो गया, दोनों कॉमन हो गया। जी। तो वो बात इन लोग विपक्ष को का तो ये मुद्दा तो आयोग ने खुद ही छीन लिया है। बहुत सही। नंबर 1। दूसरा, ये लोग विपक्ष जीएसटी को लेगा, नोटबंदी को अपना चलाएंगे लोग, जो चलता आ रहा है, क्योंकि नया और कुछ नहीं है इधर। या आप अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो चला है दौर, उसकी चर्चा चली है, उसको ले सकते हैं ये लोग। अब उसका कोई भी रूप ले, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम मान लिया भाजपा सरकार ने दिया है, अपोजिशन उसको नहीं स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही भाजपा जो है उसका अपना मुद्दा ये रखेगी कि उसने इस देश में क्या किया है। बेरोजगारी की बात जहां तक आई है, वो प्रयास किया है, लेकिन इसको नहीं, इन्होंने रोजगार में ले आए, जो कि हमेशा होता चला आया है सारी सरकारों में। जब युवाओं को रोजगार देने की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, तो नौकरी के जगह पे वो रोजगार की बात करने लगते हैं। उसी में आदमी नौजवान कंफ्यूज हो जाता है। तो वो मुद्दा इनका है। और इनके जो कार्य हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो किसानों के लिए जो मनमोहन सरकार ने अपने दौर में किया था कर्ज माफी का, और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि 2000 रुपए अभी पहली किस्त ये जा रही 31 मार्च तक। मतलब इसका फायदा मिलेगा। यस, इसको उठाएंगे, गांव में इसकी चर्चा है, ऐसा नहीं है। अब कि कहां तक ये सफल होते हैं नहीं होते हैं, इनकी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी सरकारी मशीनरी को जो काम करना था उसने कर दिया। आज से आचार संहिता खत्म हो गई, सरकार का दबाव खत्म। और जो आज भारत पाकिस्तान को लेकर के बात चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा अब इसमें नहीं चलेगा। अब दिख नहीं रहा है, वो गौड़ हो गया है कि जब से पाकिस्तान और भारत के संबंध खराब हो गए हैं। तो सारा चुनाव इन्हीं के बीच में सिमट करके रहना जाना चाहिए। और जो जातिगत चुनाव की बात आती है कि जातिगत चुनाव 2014 में नहीं जात चल पाई, 17 में उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाई, क्या 19 में भी ऐसा ही होगा? लेकिन 19 में जात का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है पुनः, लेकिन उतनी प्रतिशत में नहीं जितना कि 14 के पहले 2012 में या और उधर 7 यानी में इस बार भी जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेंगे। मनीष सिद्धवी जी, हाउ इज द जोश तमाम दलों के, किसके हाई लग रहे हैं आपको और किसका पड़ला भारी दिख रहा है? 2014 से 2019 तक तमाम दलों की जो स्थिति थी कितनी बदली है और किसकी आगे हुआ है? कौन आगे गया, कौन पीछे गया? जोश पुलवामा के पहले तो बहुत था। अच्छा, बीजेपी थोड़ा रिसीविंग एंड पर आ भी रही थी, लेकिन आप देखिए पिछले 10 दिनों में जो है लड़ाई फिर बराबरी पर आ गई। तो हमको एक बात तो स्वीकारनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जो भी गहरवार साहब कह रहे थे, 14 में भी बड़ी होशियारी से उन्होंने जातियों पर आधारित जो व्यवस्था है उसको खत्म करके हिंदू पर ले आए थे। ठीक, और अभी फिर पुलवामा के बाद फिर देशभक्ति की बात चलने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं जातियां मेल्ट कर रही हैं। हालांकि जातियों के नाम पर टिकट दिए जाएंगे, वोट खींचे भी जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं एक कॉमन इंडियन की बात होने लगी है ना। और भाई अब कौन खुलकर कहेगा कि नहीं हम देश के साथ नहीं हैं? तो मोदी बड़े होशियार स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर चीजों को ले आते हैं। जैसे राहुल गांधी को उन्होंने मंदिर भेज दिया, जनेऊ पहनवा दिया। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उनकी जो प्लेइंग फील्ड है उस पर उनको खेलना चाहिए। लेकिन क्या है, मोदी जी अपनी तरफ ले आते हैं, तो सारे देश को ले आए। अब सारे मुद्दे गौड़ हो गए। 7.2 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाईएस्ट है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। 8.5 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं, युवा मतदाता जुड़े हैं, युवाओं का देश है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। राफेल के मुद्दे पर फाइल एक बार गायब होती है, एक बार मिल जाती है, लेकिन आप देखिए विपक्ष उसको मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है। अरे ब्लंडर है वो। तो आप अगर पत्रकार के लिहाज से सोचिए तो ब्लंडर है, लेकिन मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। बेरोजगारी इस बार अहम मुद्दा होगा, क्योंकि आप होना कह रहे हैं, चाहिए, आयोग ने नहीं होना चाहिए। 8.5 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं। 8.4 करोड़ नए मतदाता जो है जुड़े हैं। और पिछली बार ये मतदाता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ, जो भी नए मतदाता जुड़े थे, युवा थे, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। अब यहाँ पर देखिए, मतलब बड़ी वो एक झूला होता है ना, यूं और यूं जो ऑसिलेट करता है। एक तरफ तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, एक तरफ देशभक्ति खड़ी हो गई है। मतलब एक मुद्दा दे दिया गया। अब वो झूठ मतलब कहाँ न्यूट्रलाइज होता है, ये वक्त बताएगा।
आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो अच्छा सारी विपक्ष एक हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे किसी जमाने में ये इंदिरा गांधी के साथ के खिलाफ एक होता था, क्योंकि जब सामने जो दुश्मन है वो मजबूत होता है, दुश्मन भी एक हो जा रहे हैं ना, हाँ, तो बस नीचे के लोग फिर सामने लोग एक हो जाते हैं। तो वही स्थिति आज नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कद उन्होंने अपना कर लिया कि अब सारे लोग, बहुत सारे लोग, जैसे अभी आप लगातार सवाल उठा रहे थे कि ये प्यार क्या है, वोट किसको दें, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। आप ये देखिए, हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बोले नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ। ठीक, यही लोग एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज, ऐसे में तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी ना कोई जनता के कंफ्यूजन नहीं। सामने। ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से भाजपा हार जाए, मतलब आपस के जो डिफरेंसेस थे वो भी खत्म है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला शत्रु मजबूत है। और मैं आपको आज भी एक बात बताऊं, गांव में तो स्थितियां भी धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन शहरों में आज भी खासतौर से मध्यम वर्ग में ये बात स्पष्ट है कि नेता कौन। मध्यम वर्ग भी जानना चाहता है कि नेता कौन। नहीं हमारे नहीं, हाँ। तो इसमें एक बार कहूं, वहां पर स्थितियां कंफ्यूजन में नहीं है। नेता मोदी, यानी मोदी का, वो कहते हैं मध्यम वर्ग में, हाँ, मध्य जो खासतौर से मध्यम वर्ग है, वो कहता है मोदी का कोई विकल्प नहीं है। वो कहता है इस बात को शहरों में। तो सारा का सारा दारोमदार कहां जाएगा? रूरल वोटर्स पर जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, 2014 और 2019 की बात की जाए तो इस बार दलों की संख्या बड़ी कम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि महागठबंधन हो गया है और कांग्रेस भी कहता है प्यार है, सपा कहता है कि हमारा गठबंधन है और कांग्रेस उसे डिनाई नहीं करता है। तो इस बार का चुनाव, मुझे ये बताइए आप कि सारे दलों की कैसी तैयारी है? क्योंकि अभी भी खबरें तो, क्या अनुप्रिया पटेल मान गई हैं, क्या राजभर मान गए हैं? क्योंकि अब तो चुनाव की तारीख आ गई, अब तो कैंडिडेट का ऐलान करना होगा 80 लोकसभा सीटों पर, बड़ी मेहनत करनी होगी। और अभी भी सहयोगी दल नाराज है या मान गए हैं? नहीं, सहयोगी दलों के आज मिठाई का डिब्बा बंट रहा है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा उनके आयोगों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं अभी आचार संहिता लगने से पहले। तो अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर को मना लिया गया है और उनके साथ ही ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 73+ का नारा लेकर यूपी में चल रही है। पूरे देश के परिणाम क्या होगा ये यूपी तय करेगा। यूपी की जीत केंद्र में सरकार किसकी बनेगी ये तय करती है। अब गठबंधन के सामने जो इनका 73+ का नारा है, ये नारा रह जाएगा या इसको ये परिणाम में बदल पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि 2014 की ना आंधी है, न लहर है, न सरकार के खिलाफ उस तरह का आक्रोश है जिसे मनमोहन सिंह के खिलाफ था। तमाम सारी चीजें ऐसी हैं, फैक्टर्स हैं। और बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, तमाम सारी चीजें, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब वो सब चीजें इन चुनाव में पूछेंगे विपक्षी दल। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बना है, सपा बसपा और लोकदल का। और ये लोकदल अगर चला, ये गठबंधन अगर चला तो निश्चित है बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा। और कांग्रेस का देखिए आधार नहीं है, लेकिन अगर वो लड़ रही है तो वो अपना आकलन किया होगा। हो सकता है कि अब चुनाव परिणाम बताएंगे। हालांकि 1989 के बाद कांग्रेस हर बार चुनाव में ये सोचती है कि ताकत तो हमारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहता। ना वो यूपी में सत्ता में आ पा रहे हैं, ना यूपी में वो लोकसभा जीत पा रहे हैं ज्यादा। अब 5-7 चरणों में चुनाव का ऐलान हो गया है, 11 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। स्वाभाविक है राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन दोनों ने अपना प्रत्याशी भी ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी की बारी है। तो इस देश में जो अब मुद्दे हैं आम जनमानस के, वो उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। और जातियों के आधार पर देखिए, ये जो बात कही जाती है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं, हमने काम किया है, हमारी उपलब्धियां हैं, उसके विपरीत जातीय आधार पर जो गठबंधन है वो बेहद मजबूत है। और ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपी, बिहार और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर जातीय आधार पर वोट पड़ते रहे हैं। सबसे अच्छी बात एक ये है, हाँ, राहुल, बिल्कुल देखिए जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी हमारे यहाँ वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग वोट डाले। 8.5 करोड़ मतदाता बढ़े पूरे देश में, ठीक है। उसमें काफी नए युवा हैं। तो अगर 60, 65, 70 तक जो प्रतिशत जाता था मतदान का, अगर वो 80-85 जाएगा तो देश में परिणाम भी अच्छा होगा और राजनीतिक दलों को अपना मूल्यांकन भी ठीक से करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल राकेश जी, उत्तर प्रदेश में चुनौती तो बहुत ज्यादा है, चूंकि अभी भी देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अभी भी लोग जात के आधार पर वोट देते हैं।
और आप कह रहे हैं हमने तो इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए हैं, विकास के आधार पर वोट लेंगे। कैसे काटेंगे, कैसे अपनी तरफ वोट करेंगे? चूंकि दो विरोधी दल सपा और बसपा और आरएलडी ये एक साथ खड़े हुए हैं आपका मुकाबला करने के लिए पूरी मजबूती के साथ। देखिए राहुल जी, इस बार चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और विपक्ष की अगर संख्या देखें, लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम, तो विपक्ष 7 सीटों पर ही सिमट गया था। 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को एक ही परिवार की और 2 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार की। पूरा विपक्ष 7 सीटों पर ही सिमटा हुआ था। हम इस बार इन 7 चरणों में 7 सीटों से भी इनको नीचे ले जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार के प्रदर्शन से बेहतर करने वाली है। उसका कारण है क्योंकि जब 2014 का चुनाव प्रचार में हम गए थे तो हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार की खामियां थी। हम एक विजन लेकर के आए थे कि गुजरात का एक विकास का मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको गुजरात की जनता ने, गुजरात के नागरिकों ने देखा है और पूरे भारत में उसको लेकर के क्यूरियोसिटी आई थी कि हम उस विकास के मॉडल को देखना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। वो उस पूरे कैंपेन को हमने, कांग्रेस की जो नकारात्मकता थी वो कहीं ना कहीं उस पूरे कैंपेन में हावी थी। आज जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो सकारात्मकता है, हम उस उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं कि 7 करोड़ लोग ऐसे हैं आज जिनको हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत उनको घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, जिनके घरों से हमने धुआं गायब करने का काम किया है। 32 करोड़ से ज्यादा हमने आज देश में खाते खुलवाने का काम किया है, जो पहली बार हुआ है। यानी 32 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास अपना बैंक का खाता नहीं था। आज देश में हमने पहली बार किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर के आए हैं। पहली बार किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में राशि डालने का काम कर रहा है और केवल कहा नहीं, करके दिखा दिया। 2-2 हजार रुपए की राशि पहुंच गई है और अप्रैल महीने तक ही 2-2 हजार की राशि और पहुंच जाएगी। और ये किसानों की राशि जो पहुंच रही है उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, किसी तरह का एक पैसा भी कहीं कोई रास्ते में कोई बिचौलिया नहीं खा पाएगा। आज देश की सीमा को अगर सुरक्षित करना है, आतंक से मुकाबला करना है, तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरह से पूरे विश्वव्यापी हमने आज बढ़ाने का काम किया है, कूटनीतिक आज भारत का इतना दबाव बढ़ा है कि तमाम वो देश जो जिन देशों के सामने भारत विवेक साइलेज जी, क्या आपके पास विकल्प है? राकेश जी यादव आपके पास, देखिए वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि हमने उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं, वो जनधन योजना की बात कर रहे हैं और उन किसानों की भी बात कर रहे हैं जिनके खाते में पहली किस्त के अनुसार 2,000 रुपए पहुंच गए हैं। अब इनके सहारे राकेश त्रिपाठी जी, सुनिए, इनके सहारे राकेश त्रिपाठी जी 73+ का आंकड़ा छूने की ओर जा रहे हैं। अब कैसे आप रोकेंगे? राकेश भाई को मैं पहली बात उनका बता देना कॉन्फिडेंस तो चाह रहा हाई हूं है, जोश तो हाई है जी। जोश क्या है? जोश हमारा है। राकेश जी को पहले मैं बता देना चाह रहा हूं, जो बैंक के खाते आपने खुलवाए हैं उसमें मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण 7,000 करोड़ रुपया लोगों का बैंक के अंदर कन्फिस्केट कर लिया। मुझे सब बात खत्म कर लेने दीजिए। जनधन खाते में किसान बीमा की जहां तक बात है, किसान बीमा की बात है, जो आपने प्राइवेट बीमा कंपनी को, देखिए एक चीज फिर उसी में नहीं बोल रहा, आप बोल रहे थे, मैं नहीं विवेक बोल रहा, साइलेज मेरी बात को काटिए जी मत। फिर उसी में फंस रहे हैं आप। देखिए राकेश त्रिपाठी जी सकारात्मकता को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कहा। अब आप सकारात्मकता को लेकर जाएंगे कि नकारात्मकता को लेकर जा रहे हैं, जरा ये बताइए। आप राकेश जी की बुराई करेंगे या बड़ी लाइन खींचेंगे, बताना तो ये है ना आपको। क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए क्यों महागठबंधन बना, कैसे आए, उसका एक विजन होगा ना, विजन, कुछ कोई विजन होगा। क्या आपको ये बात पता है कि राकेश जी नहीं, अब देश की जनता को संबोधित करना है विवेक साइलेज जी, फिर आपको मैं जागरूक कर रहा हूं। अच्छा चलिए, हाँ, देश की जनता को आप क्या बताएंगे? कितने आंदोलन किए, जनधन अकाउंट कितना आपने, कितने लोगों को बताया कि भैया जनधन का पैसा इनका 0 हो गया है, वो बताना पड़ेगा अब आपको विवेक साइलेज जी। अब राकेश जी को संबोधित नहीं करना होगा, देश की जनता को। मुझे बात तो बोलने दीजिए, राकेश जी को बोलने दीजिए, माध्यम से कोई गलत खबर ना जाए। राकेश जी मुझे बोल लेने दे, मैं एक गलत खबर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा, मैं गलत खबर नहीं दे रहा हूं। चलिए राकेश जी सुनते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। विवेक साइलेज जी आपका टाइम है, जो किसान बीमा, राकेश जी जो किसान बीमा की योजना है आपके आरटीआई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, 15,575 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने फैसिलिटेटेड फंड की तरह कमाया है, जो कि बीमा कंपनी को आपने कमाने दिया। और मनीष भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी। आज 45 साल में 7.2% बेरोजगारी दर बढ़ चुका है, 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, किसान विकास दर घट के 2.7% आ चुका है।
पाए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बनारस को आप क्योटो नहीं बना पाए, 15 लाख आप ला नहीं पाए, 100 स्मार्ट सिटी आप बढ़ा नहीं पाए। इस तरह की ये देखिए, चिल्लाने से बात नहीं होगी राकेश जी, आप बोलेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आज हम आप लोग की आदत ही यही है, आप लोग की यही आदत है कि जहां भी कुछ बोलने लगता है। और राहुल जी, मैं एक बात कहूंगा कि चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बताइए, कि शहीदों की फोटो किसी भी रैली में पीछे नहीं लगाई जाएगी। ये बहुत, क्योंकि शहीदों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति करने की कोशिश की है, ये बहुत घृणित काम किया है। मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को आप ये बताइए, सकारात्मकता के साथ चुनाव में जा रहे हैं कि नहीं? जो एग्जाम देने जा रहे हैं सकारात्मकता के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? विवेक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जैसे राकेश जी बोल रहे हैं, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, सकारात्मकता के साथ। एकदम। क्या क्या आपकी सोच क्या है, वही सोच बताइए ना। आपकी सोच हमारी किसानों के लिए है, नंबर एक किसान, हाँ, नंबर दो युवा और रोजगार, हाँ, नंबर 3 महिलाओं की सुरक्षा और उनकी संप्रभुता और सब कुछ उनका एवरीथिंग, मतलब नंबर 3 एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां का डेवलपमेंट दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि हम गुजरात का डेवलपमेंट दिखाए थे। एक मिनट में पूछा, वो कह रहे हैं कि गुजरात का डेवलपमेंट हमने विकास दिखाया था, तब हम पर जनता ने यकीन किया। अब आप पर 2019 पर जनता कैसे यकीन करेगी? राहुल जी, कम से कम ऐसा काम तो नहीं करते हैं ना कि दूसरों की योजना और दूसरों के बनाए हुए चलिए, दूसरों की फीता काटते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिनट, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा है, सब जनता की परंपरा नहीं है ये। अंकित परिहार, अब आप बोलिए। अंकित परिहार, सकारात्मकता के साथ जा रहे हैं, नकारात्मकता के साथ जा रहे हैं? आपके मुद्दे क्या है? सुनिए, मुद्दा मेरी, क्या कर लिया आपने 3 राज्यों में? जीत कर दुआएं शुरू करूंगा जहां से आदरणीय आपने भी 12 रुपए के चेक बांटे। सुनिए, जहां से वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से त्रिपाठी जी ने बात खत्म की थी। ठीक है, बात बोलिए। जब बात होती मुझे बड़ी हंसी आती है। हर जगह त्रिपाठी जी आड़े आ जा रहे हैं। राहुल जी, अब तो आपको देश की जनता को संबोधित करना, अभी भी आप त्रिपाठी जी बात अगर आप सुनना चाहें तो मैं अपनी आपको मौका दिया, टाइम आप ही का है सर। 1 मिनट बात करना चाहूंगा। बोलिए। जहां से उन्होंने बात खत्म की है, इन्होंने कहा, मुझे हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ पूरे देश की राजनीतिक दल एक हो रहे हैं। साहब, मेरे गांव में कहावत कही जाती है कि सूप बोले तो बोले, ये चलनी बोले जिनके 72 नहीं छेद। 48 पार्टियों का गठबंधन आप बनाते हो, और किस स्तर पे बनाते हैं आप कि आपको शिवसेना वाले गाली देते हैं, आप उनके यहाँ नतमस्तक हो जाते हो, साहब हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। आप उन गठबंधन बनाते हो उनके साथ जो राजभर जी आपके मुंह पर इस्तीफा मार के आए, और आज आपने उनको रेवड़ी। अब 1 मिनट, अंकित एक मिनट सुनिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। 1 मिनट अंकित सुनना होगा आपको। अंकित, मैं आपको आ रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। अंकित 1 मिनट, मैं बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समानांतर किसी दल से समझौता नहीं किया है। अरे मेरे भाई, सपा बसपा एक है, लगभग बराबरी पर है। ये मानक, वो एक आए हैं। ये मानक तय करने का अधिकार, अरे राजभर को लेकर राहुल जी, ये मानक तय करने का 48 दलों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ राकेश भाई वकील है, खुद भी हाईकोर्ट के वकील है, वो बताएं कि संवैधानिक तौर से क्या ये राजनीतिक दल मोदी के खिलाफ एकजुट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है? बताइए। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान की गरीब आवाम मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही। आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, मैं राकेश त्रिपाठी जी आपको चुनौती के साथ कहता हूं, आप कह दीजिए इस मंच पर कि उज्ज्वला योजना में आपने गैस के सिलेंडर फ्री दिए हैं। कहिए, आप कहिए कि आपने फ्री दिए हैं। आपने फ्री नहीं दिए, आपने गरीब की जेब काटने का काम किया था। आपने उसकी सब्सिडी बंद करके 1000 1500 1600 रुपए जो सिक्योरिटी मनी थी, जो पैसा उस जमा करके वापस लेना था, उस पैसे को आपने कहा कि हम फ्री कर रहे हैं, और उसी पैसे के नाम पर आपने गरीबों की सब्सिडी मारने का काम कर लिया, और हजारों करोड़ रुपया उज्ज्वला के नाम पर इस सरकार ने घोटाला करने का काम किया। आप कहते हो उज्ज्वला के नाम पे वोट आपको मिलेंगे? गरीबों के झोपड़ी पे जाके देखिए, गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें आज दांत पीस के बैठी हैं। आइए आप वोट मांगने, आपको जवाब देंगे। आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी, सकारात्मक की बात अगर ये कहेंगे, आपने कहा था कि हम दुगनी करेंगे आए। 2000 रुपए की रेवड़ी बांटकर आप अगर दुगनी करने आए दुगनी करने के आप जुमले को अगर भरपाई करना चाहते हैं, तो ये देश के किसान जागरूक हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि 74,000 करोड़ का कर्जा किस सरकार ने बिना किसी जुमलेबाजी के माफ करने का काम किया था, और 2-2 हजार की रेवड़ी, और उसके बाद भी मीडिया में रिपोर्टें आ रही है कि बैंक में एक दिन चढ़ा और दूसरे दिन साफ। यही आपकी नीति है कि आप चढ़ा के दिखा दोगे और दूसरे दिन साफ कर दोगे। चलिए ठीक है, गरीब किसान हो गया। 1 मिनट से ज्यादा अंकित परिहार आपने मैं दे दिया। मनीष सिंधवी जी, क्या ये विषय होना चाहिए
कि आप एग्जाम में जब जा रहे हैं तो चाहे आप कुंजी से पढ़िए, किताब से पढ़िए या किसी तरीके से उस सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से दूसरे के नोट से पढ़िए। मेरे कहने का मतलब 48 दल या 2 दल, अब तो चुनाव आ गया साहब, फिर इसमें क्यों उलझे हैं? ये हमारे राजनीतिक दल, हमारे अंकित जी, हमारे विवेक साइलस जी, ये विषय होना चाहिए क्या? अभी भी जनता के पास जाएंगे, ये कहेंगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी 48 दलों के साथ है, हम सपा, ये होगा विषय? ये होगा विषय? ये विषय होगा? ये विषय होगा क्या? मनीष सिंधवी जी, सिर्फ इसी बात पे चुनाव लड़ रही है कि हाँ, मोदी के खिलाफ सब एक है। मनीष सिंधवी, मोदी को सब हराना चाहते अरे हैं। तो मोदी को कोई हराना, एक राजनीतिक दल नहीं, इस देश की हाँ, जनता मोदी को हराना चाहती है और इस जनता, देश की जनता की मंशा को देखते हुए मनीष सिंधवी जी, एकजुट हो रहे अब हैं आप बोलेंगे। और मंशा के अनुरूप आपका 1.5 मिनट हो गया अंकित परिहार, 1.5 मिनट हो गया अंकित परिहार, अंकित परिहार हो गया आपका। मनीष सिंधवी जी, देखिए ऐसा है कि अब वाकई इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया। 23 को जब बैलेट खुलेगा, जिसके फेवर में सीटें होंगी वो जीता माना जाएगा। कौन कैसे जीत रहा है इस बात के मायने अब खत्म हो गए। तो इन बातों को कहने का वाकई कोई मतलब नहीं है। नहीं है ना? ठीक, एक बात। दूसरी बात क्या है कि वो जिस मुद्दों पर लड़ रहे हैं, आपको उन मुद्दों पर कमियां पता है तो लोगों को बता दीजिए, क्योंकि आपका विपक्ष के रूप में इतना ही काम है कि आप उन बताइए कि हाँ ये मुद्दा ठीक कि मुद्दा नहीं ठीक था। ठीक है। मुझे लगता है ऐसा ठीक नहीं है। तो ये कहना कि वो 14 के साथ 40 के साथ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं उससे सहमत भी हूँ कि जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो बहुत छोटी और छोटे दल हैं, एक दो दलों को छोड़कर। बड़े दलों का जब गठबंधन होता है तो दिखाई पड़ता है। जैसे भाजपा के अलावा बड़े दल कौन है? कांग्रेस, सपा, इधर अगर यहाँ यूपी आएगा तो सपा, बसपा, चंद्रबाबू नायडू, वहां ममता, एनसीपी, ममता बनर्जी, ये बड़े दल हैं। तो यानी हर जगह पर जो बड़े दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। अगर ममता बनर्जी मोदी की खिलाफत बंगाल में करती हैं तो पूरा बंगाल मान लेता है कि सारा विपक्ष एकजुट हो गया मोदी के खिलाफ। छोटे पुटर दल जो अगर एक साथ कुछ बोलते हैं तो उनकी नहीं सुनी जाती। यहाँ पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो सुना जाता है, मायावती जी क्या कहती हैं वो सुना जाता है, राजभर कुछ भी चिल्लाते रहे कौन सुनता है, क्योंकि अभी उनका छोटा दल है। मैं उनकी आलोचना या बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ विपक्ष के नाम पर सपा है, बसपा है। संख्या अभी तो यहाँ अंकित एक मिनट देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं आपके इस राजनीतिक उससे। मैं सीधी एक बात कह रहा हूं कि यहाँ तो यूपी में तो आपको भी नहीं गिना जा रहा है, बुरा मत मानिएगा इस बात को। यहाँ पर तो 2 विपक्ष है, सपा है, उसके बाद बसपा है। तो अगर सपा बसपा एक प्लेटफॉर्म पर आकर मोदी का विरोध कर रही है तो ये यूपी मान लिया जाएगा कि अपोजिशन एक साथ मोदी का विरोध कर रहा है। जी, एक बात इसमें कहूंगा, आपने एक बात इसमें कही कि राजभर की बात कोई नहीं सुन रहा है। उसी राजभर की एक धमकी पर भारतीय जनता पार्टी उसके दरबार में जाकर नतमस्तक हो जाती है। आज उसके परिवार के लोगों को तो आप देख रहे हैं नतमस्तक। देखिए हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त राजेंद्र भोनवाल जी भी है। शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, टिकट कट जाएगा। एक लाइन में पूरी कर लेता हूँ। आपने जो कही बात, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो अगर इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो आज सत्ता में बैठा हुआ है वो अगर राजभर जी की बात पे इतनी बड़ी उनका दबाव मान रहा है तो मैं समझता हूं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ये कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा, तमाम इसी तरह की जो मिथक थे वो 2004 में भी कहे गए, इंडिया साइनिंग के नाम पर। सपा से प्यार है कि नहीं? सुनिए सर, सपा से प्यार है कि नहीं? राहुल जी, सपा से प्यार है कि नहीं? 2004 में इंडिया साइनिंग के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे और देश के लोग कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मैं मानता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के बहुत बड़े जनप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, उनकी लोकप्रियता पे कोई संदेह नहीं कर सकता कोई। लेकिन जनता ने उस में क्या रिजल्ट दिया था वो आपके सामने है। बिल्कुल 2009 में भोनवाल जी, एक मिनट सर, और हमारे पास समय नहीं है सर। 2009 में उत्तर प्रदेश के अंदर 23 लोकसभा की सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने बताने का काम किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं उस पर भी चुनाव आयोग पैनी नजर रखेगा कि नहीं रखेगा? जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं उस पर भी पैनी नजर रखेगा कि नहीं रखेगा? जो जातिगत आधारों पर वोट मांगते हैं उस पर नजर रखेगा कि नहीं रखेगा? चूंकि अब जनता को सीधे विकास से मतलब है कि 2019 है, 2004 नहीं है कि बहका ले गए आप। भोनवाल जी, आप बिल्कुल ठीक है और आयोग इस पर नजर रखता आया है, रखेगा भी, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाना भी आचार संहिता के खिलाफ है और जातिवाद को भी बढ़ावा देना वो भी आचार संहिता के खिलाफ है। तो इन सभी बातों पे आयोग नज़र रखेगा, कड़ी नज़र रखेगा। जैसे अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार आचार संहिता का पालन बड़ी सख्ती से कराया जाएगा। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोग इन सब चीज़ों पे नज़र रखेगा, कड़ी नज़र रखेगा। बिल्कुल कड़ी नज़र रखेगा। राकेश जी, 3 मुद्दे जो इस बार 2019 के चुनाव में आप लड़ेंगे। राम मंदिर तो 8 हफ्ते बाद आएगा, यानी तो रहा नहीं। अब 3 बड़े मुद्दे आपके। नहीं, देखिए
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से विकास को ही मुद्दा मान करके चुनाव लड़ा है। हमारे लिए पहला मुद्दा भी विकास है, दूसरा मुद्दा भी विकास है और तीसरा मुद्दा विकास है। हम विकास के आधार पर बात करेंगे। देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, देश में आतंक का पूरी तरह सफाया होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत होनी चाहिए, विकास 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 भारतीय जनता पार्टी का फंडा, और गांव गरीब किसान उसमें शामिल होना चाहिए। विकास 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 अब विकास उन्होंने कितना किया ये तो देश की जनता ही बताएगी और चुनाव रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। जहां तक हमारी बात है, हमारा पहला जो मुद्दा रहेगा वो किसान रहेगा, युवा रहेगा, बेरोजगार, महिलाएं रहेंगी और डेवलपमेंट विकास रहेगा। अंकित परिहार जी, पूरे जोशो खरोश से आप 80 लोकसभा सीट लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आप किसी से प्यार नहीं, किसी से प्यार वाली बात नहीं। हमें इस देश के लोकतंत्र से प्यार है, हमें इस देश की जनता से प्यार है, हमें इस देश के आवाम से प्यार है और उस प्यार को हम पूरा करने का काम करेंगे। जो हमारे बात हो रही है, आपके किस मुद्दे की बात करें, तो बस एक ही बात मैं कह सकता हूं कि जब जब चुनाव आएंगे तब श्री राम जी को लेकर आएंगे और जब चुनाव चले जाएंगे तो फिर उनको तंबू में बैठाएंगे। ऐसी पार्टी के लोग हैं। शिवसेना जी, उत्तर प्रदेश में 2 दलों के बीच लड़ाई होगी कि 3? नहीं, देखिए, शिवशरण जी से आपसे नहीं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश बिहार की तर्ज पर पोजीशन नहीं यूनाइट है और न पश्चिम बंगाल की तर्ज पर, वहां दोनों यूनाइट है। यहाँ कांग्रेस को अलग करके, भले कांग्रेस का कुछ नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है, एक माइनॉरिटी वोट का मामला है, वो डिवाइड हो रहा है। वो कहाँ जाएगा पता नहीं है, उसी पे सारे लोग अपना केंद्रित है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी आपका, विवेक साइलस जी आपका, साथ ही साथ अंकित जी आपका, और हमारे तमाम खास मेहमान मनीष हिंदवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शिवशरण जी आपका भी, और राजेंद्र भोनवाल जी आपका भी। तो चुनावों की तारीख आ गई है, 11, 18, 23 और 29 और 6, 12, 19 मई को इलेक्शन होना है और 23 मई को मतगणना होना है। अब जनता को मुद्दे बताने होंगे, आप जनता के लिए क्या करने होंगे, और इन 2 महीनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए जनता ही जनार्दन है। तो जब भी आपके पास वोट मांगने के लिए जाए, जरा पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, हमारे विधानसभा या हमारे लोकसभा के लिए क्या करने वाले हैं। उनसे जरूर यह सवाल पूछिएगा, और जब तक जवाब आपको ना मिले, सवाल पूछते रहिए। 2 महीने आपका ही है।